अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री का इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन और बेसिक टॉपिक दैट इज कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। ठीक है जी, सिमेट्रिकल अल्केन किसे कहते हैं? सबसे मेन की चीज़ है कि हम ये जो है कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है जी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, अल्केन कौन से? अल्केन जो है यहाँ पे हम कौन सी डिस्कस करेंगे? सिमेट्रिकल। तो ये जो मेथड है ये सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है? इस्तेमाल होता है। सिमेट्रिकल अल्केन किन्हें कहते हैं? हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है जी, हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अब आप यहाँ पे ये देखें, इवन नंबर मतलब जो जुफ्त आदाद हो। जुफ्त आदाद से मतलब क्या है? 2 4 6 8 10 12 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि कोल्ब एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कराया किसमें? अल्केन की। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। इंतहाई इजी है, इंतहाई बेसिक है, बहुत ही आसान तरीन टॉपिक है। तो सबसे पहले आप ये देखें, इसका मेन रिएक्शन है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म है, यानी कि अंदर की बात है। तो आइए हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, आपने जो है सिर्फ वजह से एक बार ये सुनना है। इंशाल्लाह इंतहाई इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर ये जो है अल्केन अल्कीन अल्काइन, इसके तीन मेथड हैं। ठीक है जी, तीन मेथड कैसे हैं? इसके जरिए कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए आप जो है अल्केन को ही प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कीन को ही प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्काइन को ही प्रिपेयर कर सकते हैं, बशर्ते कि ये सब क्या हो? सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रखने वाले। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो अब आप यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेन रिएक्शन। मेन रिएक्शन के अंदर क्या है? 2RCOONA, दैट इज साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पानी की मौजूदगी में इसकी क्या हो रही है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है जी? ये आपके सामने है। इलेक्ट्रो कहाँ से डिराइव किया गया है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है जी, और लाइसिस का मतलब क्या है? लाइसिस मींस ब्रेकेज। ब्रेकेज का मतलब क्या है? टूटना। ठीक है जी, अब हम मजीद चलते हैं। जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की पानी की मौजूदगी में, बिजली की मौजूदगी में इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। और ये सारे का सारा प्रोसेस आपने ये माइंड में रखना है, ये सारे का सारा प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, जिसके अंदर एनोड और कैथोड होते हैं। ठीक है जी, मजीद हम एनोड और कैथोड को भी देखेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो आपके पास अल्केन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस बनती है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इवॉल्व होती है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं इसकी मेन उसकी तरफ। अब यहाँ पे दिया गया है जनरल रिएक्शन। ये जो आर है, व्हाट इज आर? आर इंतहाई सिंपल, आप 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। आर क्या है जी? अल्काइल ग्रुप है। आर क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल मतलब मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, पेंटाइल, हेप्टाइल, हेक्साइल, एप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल। ठीक है जी, ये कुछ भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे ये देखें, ये आर है, दैट इज COONA +2H2O। मैंने अपने बच्चों की सिंपलिसिटी के लिए, उन्हें मजीद क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो है क्या किया है? दैट इज मैंने आर की जगह पे क्या ले लिया? मिथाइल ले लिया है। टू सेम टू, आर की जगह पे क्या आ जाता है? CH3 आ जाता है, COONA COONA। अब आप यहाँ पे ये देखें, आप जो है यहाँ पे सोडियम की जगह पे, सोडियम की जगह पे आप पोटासियम भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं जी? क्यों ले सकते हैं? क्योंकि दोनों अल्कली मेटल्स हैं। दोनों क्या है? अल्कली मेटल्स हैं, और दोनों की वैलेंसी क्या है? +1 है। ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 1A के मेंबर हैं, अल्कली मेटल्स हैं, और सबकी वैलेंसी क्या है? +1 है। तो आप सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, आप पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, एज यू विश, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक चल रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पोटासियम लिया गया है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए क्या ले लिया है? पोटासियम ले लिया है। तो आइए चलते हैं, +2 पानी के मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। ठीक है जी,
अब आप यहाँ पे ये देखें, ये दो हैं, 2CH3, एक CH3 और दूसरा CH3, दोनों यहाँ पे मिलके क्या बना देते हैं, इथेन बना देते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है दैट इज सिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है जी, प्लस 2CO2, 2CO2, दो में 4 ऑक्सीजन, चार, 2 ऑक्सीजन ये हैं, 2 ऑक्सीजन ये हैं, प्लस 2KOH, प्लस 2KOH, ठीक है जी, यहाँ से OH आ जाता है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ चुके हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाते हैं। मजीद हम इसे डिटेल में देखेंगे हर चीज को, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने सिंपल वे में, इंतहाई बेसिक वे में, केमिस्ट्री इतनी आसान है, अगर आप इसे समझ के इंतहाई अंडरस्टैंडिंग के तरीके से आप इसको समझें तो ये उर्दू से भी आसान है, ठीक है ना। काफी सारे स्टूडेंट इससे भाव खाते हैं कि जी बहुत मुश्किल है, हालांकि केमिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे ख्याल में कोई आज तक बना ही नहीं है। इंतहाई दिलचस्प, एक बार आप इसके अंदर खो जाते हैं तो एवरीथिंग इज सिंपल। तो चलें जी, ये हो गया आपके पास, ये है पूरी हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व हो जाती है, दैट इज सिंबल ऑफ इवॉल्व, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म में हम, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं मैं बताता हूं मैकेनिज्म का मतलब है अंदर की बात, यानी कि ये जो मेन रिएक्शन हमें बाहर दिखाई दे रहा है इसके अंडरस्टूड क्या चीजें कैरी आउट हुई हैं, क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ये जो मेन रिएक्शन बाई फेस आपको नजर आ रहा है, इस मेन रिएक्शन के बनने में अंडरस्टूड क्या चीजें वकू पजीर हुई हैं, तो अंदर की बात क्या है, जो मेन रीजन है वो बताएं। तो आइए समझते हैं अंदर की बात, मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे मेन चीज ये है कि आप ये उठा लेते हैं 2CH3COO। अब मैं इसको खोल के बनाता हूं यहाँ पे, इससे पहले मैं अपने बच्चों के लिए मजीद सिंप्लीफाई करता जाता हूँ। अब अक्सर बच्चों को ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया बोर्ड के पेपर में, आपने बोर्ड के पेपर में लिखना है, टेंशन है, पूरी बुक आपने याद की हुई है, तमाम रिएक्शन मिक्स हो रहे हैं, मसाइल हैं, तो अक्सर बच्चों को जो स्टार्टिंग सब्सटेंस होता है ना ये वाला, ये भूल जाता है। अक्सर बच्चे याद करने की कोशिश में यहाँ पे डबल ओ की जगह पे सिंगल ओ डालते हैं। तो असल जो भूलने की जड़ है, असल जो आपके लिए मसले का जड़ है, मसले की वजह है, मसले की जो जड़ है उसे हमने पकड़ना है। मसले की जड़ क्या है, आपने क्या करना है, इंतहाई सिंपल वे में याद रखना है, एसिटिक एसिड, सिरके का तेजाब, एसिटिक एसिड का फार्मूला 9th के बच्चे को भी आता है, आप तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपने उसे ध्यान में रखना है। जब आप उसे ध्यान में रखेंगे तो आपको इसकी जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है वो क्लियरली आपको ध्यान में, कैसे लेके चलना है आपने, स्टार्टिंग इसको कैसे करना है, मेन रिएक्शन कैसे करना है। मैं अक्सर बच्चे ये स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं फार्मूले में, और आगे तमाम रिएक्शन के ऊपर जो है पानी फिर जाता है, ठीक है, की हुई सारी मेहनत जो है एक तरफ रह जाती है। तो आपने एसिटिक एसिड से चलना है, दैट इज एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है, दैट इज एसिटिक एसिड। ये हर बच्चे को, ये जो है एसिटिक एसिड का फार्मूला हर बच्चे को आता है। अगर आपको ये आता है तो आपको कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आता है। आपने क्या करना है, एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH, आपने सिर्फ इसके स्टार्टिंग मटेरियल में क्या है, इस H की जगह पे आपने क्या डालना है, आपने इस H की जगह पे सोडियम देना है, या आपने इस H की जगह पे पोटासियम, या आपने इस H की जगह पे क्या लेना है, पोटासियम लेना है। अब ये जो है CH3COOK, इसी उठा लें आप CH3COOK, तो इसे ही आपने क्या आ रहे हैं कहाँ पे, CH3COOK, ये क्या बन गया, पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके आपने 2 मॉलिक्यूल लिए। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो मैंने आपका ये जो सबसे बड़ा मसला है, मेन जो मसला है, जो आपको पहले पता ही नहीं चलता, जब आप बोर्ड के पेपर में जाके बैठते हैं तब जाके आपको इस बात का इदराक होता है कि जी जो मेन स्टार्टिंग मटेरियल था वहीं पे आप तजब्जुब का शिकार है, वहीं पे आप कंफ्यूज हैं
स्टार्टिंग मटेरियल क्या था। जब आपके स्टार्ट में बेस स्ट्रांग होगी तो आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई स्मूथ मैनर में चलेगा। तो आइए चलते हैं। ठीक है जी, वो CH3COO के CH3COO के क्या आपने 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। ठीक है जी, इसी को अब हम चल रहे हैं मैकेनिज्म की तरफ, मैकेनिज्म अंदर की बात। ठीक है जी, इसी को उठा के हमने यहां पे रखा। अब मैंने क्या किया है, 2 दैट इज 2। ठीक है, अब दैट इज CH3 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 ये मैंने ओपन करके बनाया है, ओपन करके बनाया है ताकि जो है हर बॉन्ड क्लियर हो। मैंने शुरू में ही बता दिया था, पहले लेक्चर में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही असूल है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है जी, उसके बाद दैट इज सी, ये सी कार्बन, दैट इज दैट सी, ये उसके बाद है ये 2 O, एक ऑक्सीजन ये वाला है, ये ऑक्सीजन कौन है, ये है जी, ये ऑक्सीजन ये वाला, दैट इज दैट। उसके बाद पोटासियम, दैट इज पोटासियम, दैट इज पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, अब हमने क्या किया है, पानी की मौजूदगी में हमने करंट को ऑन कर दिया। जैसे करंट को ऑन किया, पानी की मौजूदगी में ये टूट जाता है। यहां से इसका ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटता है, ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आयोनाइजेशन हो रही है, ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं इसके ऊपर, और ये बेचारा अकेला। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, समझो। ठीक है जी, अटेंशन, ओनली पोटेशियम ये इधर आ जाता है। अब ये 2 कहां से आया है, ये 2 यहां से आया है, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी तो है, ये 2 इसके साथ भी तो है, 2K प्लस, दैट इज केटायन, जमा का आयन, आयन मतलब चार्ज। ठीक है, अब ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और ये आ गया आपके पास, दैट इज एनायन, ये 2, अब ये 2 कहां से आया, दैट इज दैट 2 एनायन, ये नफी का आयन बन गया और ये जमा का आयन बन गया। जहां तक आपका 50% क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। मेन चीज यही है। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक जमा का इलेक्ट्रोड है, एक नफी का इलेक्ट्रोड है। जमा के इलेक्ट्रोड को आप क्या कहते हैं, दैट इज एनोड। जमा के इलेक्ट्रोड को आप क्या कहते हैं, दैट इज एनोड। ये बात जहन में रख लें, एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब कि ऑक्सीडेशन की आपने 3 तारीखें पढ़ी हुई है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तारीख, दूसरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एक ही जो डेफिनेशन है वो अप्लाई होगी, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इखराज। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। अभी जमा का इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी, जमा के इलेक्ट्रोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, डेफिनेटली नफी वाला आयन अट्रैक्ट होगा। जमा की तरफ कौन आएगा, नफी वाला ही आएगा। ठीक है जी, जमा वाले की तरफ कौन आएगा, दैट इज ये आ चुका है एनायन। जैसे ही एनायन यहां पे आता है, ठीक है, यहां पे एनोड पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इखराज। क्या इजी है, ये थोड़ा सा टॉपिक बच गया है और बेसिक है एनायन। ठीक है जी, अब यहां पे देखें क्या होता है। अब यहां पे क्योंकि ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, तो यहाँ पे ये जो नफी का वो है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन छुपे हैं, 2। ये 2 कहां से आए हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये 2 यहां से आए हैं। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद है। ठीक है जी, अब क्या होता है, ये 2 है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, एक
और दूसरा इलेक्ट्रॉन 2। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन का इखराज हो चुका है, ऑक्सीडेशन रेकुपरेट हो चुकी है एट एनोड, किसकी, एनायन की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये फ्री रेडिकल बन चुका है। अब यही चीज जो है, यही चीज क्या होती है, यही चीज यहाँ पे आती है, यही स्पीशीज यहाँ पे आती है। फिर फर्दर क्या होता है, फर्दर आप यहाँ पे देखें तवज्जो से, यहाँ मैंने फुली कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश की है, ताकि अगर एक बार आप ये रिएक्शन समझ लेंगे तो फिर आपको मजीद इंशाल्लाह जरूरत नहीं होगी। तो अब आप देखें यही स्पीशीज हम यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है जी, जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से मुश्तमिल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ये 2 मिथाइल, ये 2, दैट इज 2 एंड दैट इज मिथाइल, दैट इज मिथाइल, दैट इज मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस 2 CO2। अब ये CO2 कैसे बना है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप ये देखें, ये स्पीशीज है आपके पास। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये वाला, और ये यहाँ पे देखें ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है, लाइक दैट। फिर क्या होता है, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। तो इस तरह इसे हम क्या कहते हैं, CO2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 CO2। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। अब आप मजीद ये देखें, मजीद जो है आप ये देखें, ये मिथाइल फ्री रेडिकल 2 CO2, CO2 कैसे बना ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, ये एक मिथाइल का फ्री रेडिकल है, क्योंकि 2 है इसको मैंने खोल के लिखा है। एक मिथाइल का फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाता है, मिथाइल फ्री रेडिकल, और दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल इधर आ जाता है। ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये इसी को यहाँ पे देखें, ये जो है ये CH3, CH3, और ये देखें CH3, CH3। ठीक है जी, तो ये अब सिमेट्रिकल अल्केन इथेन बन चुकी है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं C2H6। ठीक है जी, यानी कि ये वाले जो हमारे इथेन थी, ये वाली जो हमारे इथेन की मेन रिएक्शन में, वो हम यहाँ पे प्रिपेयर कर चुके हैं। हमने एनोड के ऊपर 2 प्रोडक्ट्स बना ली हैं, एक हमने इथेन बना ली है, एक हमने क्या किया है, इथेन बना ली है, और दूसरा जो है 2 CO2 बन चुके हैं। बाकी जो 2 है वो कैथोड पे बनेंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, इंतहाई थोड़ा सा टॉपिक बच गया है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज एट कैथोड। कैथोड क्या होता है, नफी का होता है। एनोड क्या होता है, जमा का होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड पे क्या होती है, नफी का होता है। ठीक है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन यहाँ पे, रिडक्शन की फिर 3 तारीफें हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आल्सो कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जमा होना। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखें, ये जो है 2 पानी के मॉलिक्यूल, ये वाले। अब देखें इंतहाई सिंपल है, 2 रिएक्टेंट थे, एक रिएक्टेंट ये था, दूसरा रिएक्टेंट ये था। पहला रिएक्टेंट इधर आ गया, दूसरा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब ये 2H2O है, 2H2O, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं।
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जमा होना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रही है एट कैथोड। क्लियर? इज इट क्लियर? तो अब देखें, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, रिडक्शन हो रही है, और ये 2OH माइनस प्लस H2, इसको भी हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि दो इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन आए हैं बच्चों, ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं, ये वाले आए हैं, इसी रिएक्शन के अंदर से आए हैं, इसी रिएक्शन के अंदर से आए हैं। जो यहां से रिमूव हुए थे वही वहां पे जाके क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखें 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2OH माइनस प्लस H2 बनेंगे। यहाँ पे अक्सर बच्चे 50% बच्चे यहीं पे जो है फंस जाते हैं और वो कहते हैं ये कैसे हो गए। तो आइए समझते हैं इसको, इंतहाई आसान एक निहाई। अब यहाँ पे देखें 2H2, जब आप एक दो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, वजाहत है, ये एक्सप्लेनेशन है। 2 हाइड्रोजन आयन को इधर ले आता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर ऐड होता है ये H बन जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है H बन जाता है। इसी 2H को हम H2 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है, यहाँ पे तवज्जो, 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो जो H प्लस था इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए और ये डायरेक्ट क्या बन गया, डायरेक्ट ये क्या बन गया H2, डायरेक्ट ये क्या बन गया H2, और ये 2OH माइनस ऐसा यहाँ पे मौजूद है, ऐसा यहाँ पे मौजूद है। यहां तक उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखें ये नफी का है, नफी वाले की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जमा वाला केटायन। अब ये आएगा यहां पे, ठीक है जी, ये आ गया 2K प्लस 2K प्लस, ये 2OH माइनस इधर आ जाता है, 2K प्लस 2OH माइनस 2KOH बेस बन जाता है। अगर यहाँ पे सोडियम होता तो यहाँ पे 2Na प्लस आता, 2NaOH बन जाता। NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH भी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आके हमारा जो है जो मैकेनिज्म था एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। मजीद इसमें थोड़ी सी चीज है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन के ऊपर मैं साथ ही ब्रीफली बताता चलूं आपको कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन के ऊपर ये मेनली तो आपको पता होगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन के ऊपर नफी वन चार्ज कैसे आता है। अब यहाँ पे आप ये देखें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है +1। ठीक है, तो अब -2 में से जब जमा 1 जाता है तो बाकी क्या बचता है, -1। इसलिए हम क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसलिए हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। मजीद ये देखें केम cold electrolytic method is only used for preparation of symmetrical alkane। symmetrical मतलब having even number of carbon atoms। ठीक है जी। मजीद ये होता है कि एनोड पे, अब ये एंटीटेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनोड के ऊपर क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर क्या होनी है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। मजीद हमने मेन रिएक्शन में डिस्कस कर लिया है और हमने इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और मजीद जो है अब आप यहाँ पे देखें केम, इसको केम भी कहते हैं। केम ए स्टैंड फॉर कोल, E stand for electrolytic, M stand for method, cool electrolytic method for preparation of symmetrical alkane। That is very important long question। और मजीद मैं आपको एंड में ये भी बताता चलूं कि Y पॉजिटिव आयन इज नोन एज केटायन, Y पॉजिटिव आयन इज नोन एज केटायन, Y नेगेटिव आयन, Y नेगेटिव आयन इज नोन एज एनायन।
इसकी रीजन ये है, ब्रीफली मैं आपको बताता चलूं कि एनोड होता है जमा का। एनोड क्या होता है? जमा का। मनफी वाला जो आयन होता है, जब साइंटिस्ट ने देखा कि मनफी वाला आयन अट्रैक्ट हो रहा है एनोड की तरफ, तो उन्होंने ऐसा आयन जो भागा चला जा रहा है किसकी तरफ? एनोड की तरफ। यदि कि आप ये देखें, इनके जो केटाइन और एनाइन है, इनके नाम डिराइव कहाँ से किए गए हैं? केटाइन और एनाइन के नाम डिराइव किए गए हैं एनोड और कैथोड से। तो साइंटिस्ट ने देखा कि वो आयन, अब एनाइन की तारीफ क्या है? द आयन विच ट्रेवल्स टुवर्ड्स एनोड इज नोन एज एनाइन। द आयन विच ट्रेवल्स टुवर्ड्स एनोड, द आयन चार्ज which travels towards anode is known as anion। इस साइंटिस्ट ने देखा कि ये जमा का आयन है, ये भागा चला जा रहा है किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। क्यों भाई? ये अंडरस्टूड था कि ये जमा का है, तो इसने डेफिनेटली भागना है किसकी तरफ? नफी वाले की तरफ। तो उन्होंने कहा द आयन which travels towards cathode is known as cation। Why anion and cation are named as anion and cation? Reason is that इनके नाम डिराइव किए गए हैं कैथोड और एनोड से। यानी कि इनके जो बड़े हैं वो कौन है? एनोड और कैथोड। हमेशा आप मारूजी के हवाले से, एंटीटेस के हवाले से ये माइंड में रखें कि एनोड जमा का होता है, एनाइन नफी का होता है, अपोजिट। अपोजिट है तभी तो अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब कैथोड हमेशा नफी का होता है और केटाइन हमेशा जमा का होता है। अक्सर बच्चे यहाँ पे, मेन अच्छे बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। वो कहते हैं कैथोड, केटाइन जमा का है तो कैथोड भी जमा है। नहीं, केटाइन अगर जमा का है तो कैथोड नफी का है। एनाइन अगर नफी का है तो एनोड क्या है? जमा का है। एनोड से हमेशा ऑक्सीडेशन होनी है और कैथोड से हमेशा क्या होनी है? रिडक्शन होनी है। तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मिथाइल लेंगे तो इथेन बनेगा। यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे मिथाइल लेंगे तो क्या बनेगा? अगर आप यहाँ पे मिथाइल लेंगे तो इथेन बनेगा। अगर आप यहाँ पे इथाइल लेंगे तो ब्यूटेन बनेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे प्रोपाइल लेंगे तो हेक्सेन बनेगा, दैट इज आल्सो सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर आप यहाँ पे ब्यूटाइल लेंगे तो ऑक्टेन बनेगा। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे पेंटाइल लेंगे तो क्या बनेगा? डिकेन बनेगा। अप टू सो ऑन। It is all about pole electrolytic method for preparation of alkanes, symmetrical alkane। ठीक है जी। और यहाँ पे आपने ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे ये जो है एन है, that is single bond, that is single bond। ठीक है जी। मजीद भी है, सेम मेथड होता है कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मजीद इसमें डियर स्टूडेंट ये बात हो सकती है कि आप जो एक लाइट सा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे ये जो पोटाशियम है, यहाँ पे ये जो पोटाशियम है ये कंप्लीट है। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे क्यों देता है? तो इसकी रीजन थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ फिर 1 मिनट में। तो इससे आपका कंसेप्ट हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो इसकी रीजन ये है बच्चों, तो देखें पोटाशियम जो कंप्लीट होता है वो 19 होता है। पोटाशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19 होते हैं। लेकिन पोटाशियम अपने आप को बनाना चाहता है करीब करीब नोबल गैस की तरह, दैट इज आर्गॉन। ठीक है ना। तमाम एलिमेंट से शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। या जो है कुछ भी बनाते हैं, बांड बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? टू गेट स्टेबिलिटी, टू बिकम लाइक नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, जिनार। नोबल गैसेस जो है सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी है। कैसे? क्यों इनकी नोबल गैसेस की? हीलियम 2, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको आप 1s2 लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। जो नोबल गैसेस होती हैं वो कम्प्लीटली, उनके जो सब शेल्स है वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है जी। और नियॉन देख लें, 1s2 2s2 तमाम सब शेल इसके फुली फिल हैं, इसलिए नोबल गैसेस के हैं सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी हैं, इंतहाई मुकद्दस गैसें हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो तमाम पीरियाडिक टेबल के एलिमेंट्स किसी भी तरीके से
स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं लाइक नोबल गैसेस। तो पोटाशियम भी उसी तरह, पोटाशियम अपने हिस्से के एक इलेक्ट्रॉन से दस्तबरदार होना चाहता है। टू मेक इट्स इलेक्ट्रॉन 18, यहाँ पे देखें पोटाशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 19। एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, ये एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है, यही वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, यहाँ पे हमने देखा है, ठीक है जी। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी, दो इलेक्ट्रॉन फिर वो रिमूव होते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने क्यों दिया, टू बिकम लाइक नोबल गैस 18। अगर यहाँ पे हम पोटाशियम लेते, अगर हम यहाँ पे सोडियम, पोटाशियम की बजाय सोडियम लेते, तो सोडियम भी इसी तरह करता है। सोडियम के पास खुद के कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम भी अपने एक इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता, दस्तबरदार हो जाता, ठीक है, और टू बिकम लाइक 10 नियॉन। तो इसलिए यहाँ पे जो भी अल्कली मेटल होती है वो अपने हिस्से के एक इलेक्ट्रॉन से दस्तबरदार हो जाती है, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नफी बन के यहाँ पे आ जाते हैं। That is all about cold electrolytic method.